बच्चों, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ाया था। इक्विवेलेंट कंसेप्ट, अगर इसकी बात करें तो ये क्या कहता है कि किसी भी गिवन रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनका इक्विवेलेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहीं जबकि हम मोल की बात करें तो मोल का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट की बात करें तो इसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। अब यहां पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके पढ़े थे। जैसे अगर मास दिया हो तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। मोल दिया हो तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। नॉर्मेलिटी दिया हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये टर्म क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो तो ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर आपको मोलरिटी देगा तो उसके लिए भी हमने क्या सीखा है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करेंगे तो मोल आएगा और मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। मान लीजिए कि वॉल्यूम ml में हो तो क्या करना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखा तो ये मिली मोल हो जाएगा। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये पूरा टर्म मिली मोल हो जाएगा। मिली मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस पूरी कहानी में मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, और वो बात ये थी कि जब आप किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स को या फिर प्रोडक्ट्स को या फिर किसी रिएक्टेंट से किसी प्रोडक्ट को इक्वेट करें तो वहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि आप जब इक्वेट कर रहे हो तो दोनों या तो इक्विवेलेंट्स हो, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड ऐसा हो, या फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड हो। मतलब इक्वेट करते टाइम ध्यान रखना है, या तो इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट से इक्वेट करेंगे या फिर मिली इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट करेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ का इक्विवेलेंट हो और दूसरी तरफ का मिली इक्विवेलेंट हो। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ इक्विवेलेंट हो और दूसरी तरफ मिली इक्विवेलेंट हो। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये पुराना न्यूमेरिकल ही है, पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट से। अब हम सॉल्व करेंगे इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। इक्विवेलेंट कंसेप्ट ज्यादा इजियर है, लेकिन जब आप इक्विवेलेंट मास को अच्छे से नहीं समझेंगे, अगर आप इक्विवेलेंट मास को अच्छे से नहीं समझेंगे, EW को, इक्विवेलेंट मास को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर आप इक्विवेलेंट इस टर्म को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आप मोलर मास को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप मोल को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे मोल को समझने के लिए मोलर मास जरूरी होता है, उसी तरीके से इक्विवेलेंट को समझने के लिए इक्विवेलेंट मास जरूरी होता है। इसलिए हमने इक्विवेलेंट मास को पहले अच्छे से समझ लिया, फिर हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझा। चलिए, अब जैसे न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल में देखिए बोला गया है कि 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म 0.9 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्वेश्चन में बोला गया, सॉल्यूशन यहां लिखता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्सीजन है, इसने मेटल के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। और इसे बोला गया है कि 0.2 ग्राम ऑक्सीजन है, मेटल के साथ रिएक्शन करके जो मेटल ऑक्साइड बना रहा है इसका 0.9 ग्राम है। अब हमको यहां पर क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ये देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा जो डेटा गिवन है उसी से सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन का मास दिया गया और मेटल ऑक्साइड का मास दिया गया, तो हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि
इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। लेकिन हमारे पास डेटा किसका है? हमारे पास डेटा है ऑक्सीजन का और मेटल ऑक्साइड का, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट को ई की वी से डिनोट करते हैं, ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इक्विवेलेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो कौन सा यूज करना? यहां क्या दिया गया? मास दिया गया। इधर क्या दिया गया? मास दिया गया। तो चलिए पहले इस पे बात करते हैं। मास दिया है तो क्या लिखेंगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे? इधर भी मास दिया गया है 0.9 ग्राम, तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। ऑफ मेटल ऑक्साइड। सीधी सी बात, दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर देंगे। अब आगे क्या करें? डेटा पुट करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? ऑक्सीजन का मास 0.2 ग्राम और मेटल ऑक्साइड का 0.9 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना दिया गया? 0.2 ग्राम, तो 0.2 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, यहां पर मेटल ऑक्साइड का मास कितना दिया गया? 0.9 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास किसका? यहां मेटल ऑक्साइड है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास लिखते हैं, तो ऑक्साइड में गया ना, यहां पर इसमें ऑक्सीजन किस में जा रहा है? ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा? 16/2, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 8, तो 16/2 यहां पर कितना हो गया? ये वैल्यू 8 हो गया, 8 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.9, और यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, या फिर मेटल आयन भी लिख सकते हैं, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन, ये लिख दिया। मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना? 16/2, 8। तो यहां पर इसके आगे डेटा रख देते हैं। इसके आगे डेटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ये कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए 0.9 है यहाँ पर, 0.2 है, तो पॉइंट कैंसिल है, 9 इधर 2 बचेगा, 2/8 4 बचेगा, 4 × 9 36 बचेगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 36 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 36 माइनस 8 कितना हो गया? 28 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये यहां पर इक्विवेलेंट मास का वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ बात? इतना बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, खतरनाक काम नहीं है। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और वहां पर भी आंसर हमारा 28 आया था। बट वहां पर हमारा तरीका क्या था? हमने वहां पर ये बोला था कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना भी ग्राम मेटल का रिएक्शन करेगा, मान लो W ग्राम, जितना भी ग्राम मेटल का रिएक्शन करेगा ये उस मेटल का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। हमने इस कंसेप्ट से सॉल्व किया था, लेकिन यहां पर हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व किया है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर हमें देखिए, यहां पर तो हमको ये भी नहीं करना पड़ा कि मेटल का मास कितना है।
अगर हम इक्विवेलेंट मास से सॉल्व करते कि मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम मेटल रिएक्शन करेगा, वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा। इसके लिए हमें पता करना पड़ता कि यहाँ पर 0.2 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम मेटल रिएक्शन कर रहा है। तो हम क्या करते, मेटल ऑक्साइड 0.9, ऑक्सीजन 0.2, तो 0.9 माइनस 0.2 मेटल आता 0.7 ग्राम। लेकिन यहाँ पर तो हमको वो भी नाटक नहीं करना पड़ा, हमें सीधा सीधा क्या पता, अच्छा ऑक्सीजन का दिया, मेटल ऑक्साइड का डेटा दिया, दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर दो। हमने क्या किया, दोनों की इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दिया। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिर हमने क्या किया, देखा कि भैया मास दिया था तो W/E दोनों के लिए लिख दिया। ऑक्सीजन के लिए पता करना था तो ऑक्साइड से आएगा, तो ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 16/2 कितना 8 ग्राम हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर यूज कर लिया। फिर यहाँ पर ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास लिख लिया। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड था। देखिए W मास किसका, मेटल ऑक्साइड का, इक्विवेलेंट मास किसका, मेटल ऑक्साइड का। तो हमने पहले भी सीखा था कि जैसे मान लीजिए मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, या फिर मेटल आयन भी लिख सकते हो, प्लस ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट मास। मान लीजिए आपको मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट मास लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। आपको किसी मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, अगर हो सकता है पुराना स्लाइड हो। हाँ है, बहुत बढ़िया बात। देखिए देखिए ध्यान से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए हमें देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास हम निकाल लेंगे मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर से। हमें लिखना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट मास सॉल्व कर लेंगे। हमें मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास लिखना हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन। हमें मान लीजिए किसी मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के लिए सॉल्व कर लेंगे। हमें इक्विवेलेंट मास लिखना हो मेटल परऑक्साइड का तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल परऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ परऑक्साइड आयन। ये कंसेप्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज किया है, यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड लिखना था, तो इसीलिए हमने यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर हमें क्या लिखना था, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, हमने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड की जगह हमें लिख दिया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मेटल लिखिए मेटल आयन लिखिए दोनों चलेगा, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट मास सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट कर दिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आ गया। ये यहां पर पुराना कंसेप्ट यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कंसेप्ट यहां पर क्या है कि भैया किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए और सोल्यूशन नोट करिए। ये क्वेश्चन पुराना है, सॉल्व करने का तरीका मैंने यहाँ बदला है ताकि मैं आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट को परफेक्टली समझा सकूं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए और फिर सोल्यूशन नोट करेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। अब सोल्यूशन नोट करिए, जितना दिखाई दे रहा है पहले उतना नोट कर लीजिए। अब इसे नोट करिए उसी के आगे कंटिन्यूएशन में, और ये लास्ट में ये नोट कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, अब अगर आप यही क्वेश्चन पहले देखेंगे, जो तरीका पहले यूज करके सॉल्व किया था, तो आंसर वही आया है 28 ग्राम। तो तरीका आप कुछ भी रखिए, आंसर आपका करेक्ट आएगा अगर आपने करेक्ट मेथड अप्लाई किया है तो। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बीच में और भी क्वेश्चंस हैं जो पुराने क्वेश्चंस ही हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चंस इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करा दिए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। और आंसर क्रॉस चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहां पर आंसर कैसे चेक कर लेंगे भाई, पुराना आंसर तो है ना, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया 2 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग and produces 0.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट EW लिखा है। EW मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, EW मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ही हुआ ना। कैलकुलेट EW मतलब इक्विवेलेंट मास, इस EW का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला गया है, क्वेश्चन का सलूशन लिख रहे हैं कि हमारे पास मेटल सल्फेट है, मेटल सल्फेट है। पता नहीं मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। ये डिकम्पोज हो गया हीटिंग करने पर, हमने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया और प्रोड्यूस क्या किया, मेटल ऑक्साइड। प्रोड्यूस क्या किया, मेटल ऑक्साइड। बाकी और कुछ प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, अपने को क्या लेना देना। मेटल सल्फेट को हमने हीट किया है तो डिकम्पोज होकर के मेटल ऑक्साइड बनाया है। यहां पर जो मेटल सल्फेट है ये कितना ग्राम है, 2 ग्राम है, और इससे मिलने वाला मेटल ऑक्साइड जो है वो 0.5 ग्राम है। और फिर पूछ लिया कि मेटल का इक्विवेलेंट मास बताइए। अब ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर सकता है जिसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता हो। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। आपको यही नहीं पता कि मेटल क्या है, कौन सा मेटल है। जब आपको मेटल सल्फेट नहीं पता, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, मेटल कौन सा है ये नहीं पता, तो फिर आप बैलेंस्ड रिएक्शन तो पता कर नहीं सकते। और अगर मोल से सॉल्व करना हो क्वेश्चन को तो बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए कि किसका कितना मोल बनाएगा, और हमें यहां पता ही नहीं है कि बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो उनके इक्विवेलेंट्स इक्वल रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहां पर क्या दिया गया डेटा कि मेटल सल्फेट का 2 ग्राम, मेटल ऑक्साइड का 0.5 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब बात आता है इसके आगे कैसे लिखें। तो इक्विवेलेंट को लिखने के अलग अलग तरीके, भाई मास दिया हो तो W/EW लिखते हैं, मोल दिया हो तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं, नॉर्मेलिटी दिया हो तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर लिखते हैं, मोलरिटी दिया हो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं। तो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सर यहां पर क्या दिया गया, आपको मास दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट। इधर क्या दिया, इधर भी मास दिया है,
इसमें भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही यूज करेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, ऑफ मेटल ऑक्साइड। भाई जो डेटा देगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब मेटल सल्फेट का मास कितना दिया, 2 ग्राम, और मेटल ऑक्साइड का 0.5 ग्राम। तो यहां पर हम लोग मेटल का मास कितना यूज कर लेंगे, 2 ग्राम, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट इक्वल टू, इधर मेटल ऑक्साइड का मास कितना दिया था देख लीजिए, 0.5 ग्राम। देखिए 0.5 ग्राम, तो मेटल ऑक्साइड का मास कितना लिख देंगे, मेटल ऑक्साइड का मास कितना लिख देंगे, 0.5 ग्राम, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। हमें ना तो बैलेंस रिएक्शन पता है, ना मेटल सल्फेट का फॉर्मूला पता है, ना मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करें, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, या फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट आयन इक्वल टू, इधर लिखेंगे 0.5 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल या फिर मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन, ये लिख दिया। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस, सल्फेट के लिए सॉल्व कर लेंगे तो सल्फेट SO4 2 माइनस, इसका मोलर मास कितना 32 प्लस 64 96, और चार्ज कितना 2, तो वैलेंसी फेडेड 2, तो 96 अपॉन 32 प्लस 64, हाँ 96 आ गया इसका मोलर मास, और चार्ज 2 है तो डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 48। तो यहाँ पर सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया यहाँ पर 48 इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्साइड का कैसे सॉल्व करेंगे, ऑक्सीजन 2 माइनस है, मास इसका मोलर मास कितना 16 और चार्ज है 2, तो वैलेंसी फेडेड हो गया 2, 16/2 कितना हो गया यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पर प्लस 8, ये हो गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 0.5 मतलब कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 1/2, तो आप यहाँ पर लिख सकते इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 16। ठीक है, अब यहां से क्या करिए 24 माइनस 16 करिए 8 हो जाएगा, और उधर 2 इक्विवेलेंट मास माइनस हाफ इक्विवेलेंट मास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 0.5 गया तो 1.5, तो आ जाएगा हमारे पास 3/2 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 24 माइनस 16 कितना 8, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 16/3, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आ जाएगा 16/3 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ खतरनाक बात नहीं है, मेन आपको कंसेप्ट पता होगा तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है, आपको लॉजिक क्या, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। भाई हमको कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट आता है तो फिर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं क्वेश्चन में, फालतू टाइप का क्वेश्चन है फिर। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से।
वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए। अब सॉल्यूशन नोट करते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए जितना दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये नोट करिए उसी कंटिन्यूएशन में। अब ये नोट करिए, और लास्ट में भी ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट गेट डिकम्पोज on heating to produce 0.56 grams of metal oxide, 0.56 grams of metal oxide। आगे बोला गया फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MCl2। आगे बताया गया फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MCl2, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मेटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा पहले मैं स्टार वगैरह बना दूं, चमका देता हूं इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर स्टार बनाना तो बनता है। खतरनाक कुछ नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला गया, सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, और इसको हीट किया गया तो ये डिकम्पोज होकर के मेटल ऑक्साइड दे रहा है। इसको हीट करने पर ये मेटल ऑक्साइड देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। और मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दिया है और पूछा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मेटल। क्या पूछा है? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मेटल, मेटल का मोलर मास पूछा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले मोलर मास सॉल्व करने में लग जाते हैं। पहले आप आराम से क्वेश्चन को समझिए। यहां पर बोला गया कि मेटल कार्बोनेट का 1 ग्राम है, मेटल कार्बोनेट का 1 ग्राम है, इसको हीट करने पर मेटल ऑक्साइड मिलता है कितना? 0.56 ग्राम। लेकिन हमसे पूछा है मोलर मास ऑफ मेटल, तो पहले इक्विवेलेंट मास सॉल्व कर लो, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल को मैं M से लिख देता हूं, M कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो M ऑक्साइड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर इसको कैसे लिखना इक्विवेलेंट को? सर यहां मास दिया है तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं अभी, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 2 माइनस आयन होता है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया? डायरेक्टली डेटा रखा है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका? मेटल कार्बोनेट का। भाई मास मेटल कार्बोनेट का है तो इक्विवेलेंट मास भी मेटल कार्बोनेट का होगा। मेटल कार्बोनेट की इक्विवेलेंट मास को आप क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। जो अभी हमने सीखा वही अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू। इधर भी डायरेक्टली डेटा पुट करेंगे, दूसरे साइड भी डायरेक्टली डेटा पुट करेंगे। कितना दिया गया मेटल ऑक्साइड? 0.56 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड चाहिए अपने को नीचे यहां पर, भाई मास अपॉन इक्विवेलेंट मास।
मास 0.56 डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल या फिर मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब ऑक्सीजन 2-, ये लिख दिया। अब क्या करें, अब इसका डेटा पुट करिए। कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट के लिए कितना हो जाएगा, कार्बोनेट का पहले मोलर मास निकालो। कार्बन के लिए कितना 12, 3 ऑक्सीजन है 48, कितना हो गया 60, और चार्ज इसका 2 तो वैलेंसी फैक्टर 2, 60/2 कितना हो गया यहाँ पर ये 30, ये हो गया 30 इक्वल टू यहाँ पर कितना 0.56 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पता नहीं, प्लस ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 8, वो समझ ही गया होगा ऑक्साइड का 8 कैसे होगा, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इंटू 0.56, तो 0.56 इंटू इक्वल मास ऑफ मेटल प्लस 30 इंटू 0.56 30 इंटू 0.56 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा देखिए 30 इंटू 0.56 कितना हो जाएगा, ये 0.56 इंटू 30, ये गया है तो इधर 5.6 हो गया, 5.6 इंटू 3 कितना हो गया 16.8, ये कितना हो गया 16.8, और ये हो गया 0.56 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, कैलकुलेशन है तो कुछ खतरनाक बात नहीं है, प्लस 8। अब कितना हो जाएगा 16.8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8.8 बचेगा, और इधर जाएगा तो 0.56 माइनस हो जाएगा 1 में से, तो 1 माइनस 0.56 कितना हो जाएगा 0.44, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.44 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू 8.8, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 8.8 डिवाइड बाई 0.44, देखो कितना इजी हो गया कैलकुलेशन यहाँ पर, 8.88 तो कितना हो जाएगा ये 88/10, और ये 0.44 लिख सकते हैं 44, और ऊपर चला जाएगा 100, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो गया 20। तो हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। लेकिन काम की बात क्या, हमसे इक्विवेलेंट मास पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा है मोलर मास, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है मोलर मास। तो आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास पूछा है ना, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये हम पहले से जानते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, हमें गिवन कंपाउंड के लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया, मेटल के लिए एक क्लोराइड का फॉर्मूला दिया MCl2। जरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, एक बार देखिए फिर से क्वेश्चन में आपको मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दिया गया है, देखिए ध्यान से। देखिए क्या बोला गया, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज MCl2। ये आपको एक्चुअल में दिया गया वैलेंसी फैक्टर बताने के लिए। ये फॉर्मूला देने के पीछे का पर्पज क्या है कि एग्जामिनर आपको वैलेंसी फैक्टर का डेटा बताना चाहता है। सर कैसे, ध्यान समझना। MCl2 दिया गया, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब यहां पर मेटल MCl2 को अगर हम समझें, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करने का कंसेप्ट पहले से जानते हैं।
हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये होगा मेटल 2+ और क्लोराइड आयन। मेटल 2+ एक आयन है ये। देखिए भाई, अगर 2 Cl- होंगे, 2 Cl- होंगे और एक ही मेटल है तो मेटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और ऑब्वियस एक ही मेटल रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मेटल और 2 क्लोराइड। तो मेटल के ऊपर +2 चार्ज और क्लोराइड क्या पर 2 क्लोराइड के ऊपर -1 करके -2 चार्ज, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो एक्चुअली मेटल आयन क्या है यहाँ पर, M2+ है। तो इससे बताइए वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ समझे क्या? आपको जो ये मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दिया गया है, मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 बोला गया है, वो एक्चुअल में ये बताने के लिए दिया गया है कि भैया मेटल यहाँ पर +2 चार्ज रखता है। इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, M2+ एंड 2 Cl-। मेटल यहाँ पर +2 चार्ज रखता है, मतलब मेटल आयन यहाँ पर +2 चार्ज रखता है। किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर उसका चार्ज होता है, किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर उसका चार्ज होता है। तो मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। इक्विवेलेंट मास हमने सॉल्व किया था, कितना आया था यहाँ पर, 20 आया था। इक्विवेलेंट मास का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था। मोलर मास का वैल्यू हमसे पूछा है, पता नहीं, लेकिन वैलेंसी फैक्टर हमको 2 पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दिया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे मोलर मास इज इक्वल टू 20 × 2 कितना, 40। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल का मास होता है मोलर मास। यहाँ से हमारे पास मोलर मास का वैल्यू आ गया। काम की बात क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको यहाँ पर एक तरीका हो सकता था कि आप पहले मेटल का कार्बोनेट लिखते, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते, फिर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते, फिर रिएक्शन को बैलेंस करते, फिर आप बोलते इसका इतने मोल से इसका उतना मोल बनेगा, तो इसलिए इसके इतने ग्राम से उसका उतना ग्राम बनेगा, तो इतना इसका मोलर मास हो जाएगा। ये सब ताम झाम करते। सिंपल तरीका क्या करते, ना बैलेंस करना है ना कुछ करना है, सीधा इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देना है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट सेम होगा, एक ही रिएक्शन है ना ये, तो दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर दिया। यहां मास दिया था तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, कौन सा वाला भाई, हमें पता है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, हम यहां पर फॉर्मूला हमको पता है कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर यही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मेटल कार्बोनेट का मास दिया, उधर भी मास दिया, मास ही दिया है, इसलिए दोनों के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिख दिया। यहाँ से सॉल्व करते चल गए, तो सॉल्व करते करते फाइनली हमारे पास यहाँ पर मेटल का इक्विवेलेंट मास आ गया 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। लेकिन सॉल्व करते करते क्वेश्चन मत भूल जाना कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में आपसे मेटल का मोलर मास पूछा था, क्वेश्चन में आपसे मेटल का मोलर मास पूछा था। तो आपको पता है पहले से ही कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सर वैलेंसी फैक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया ना अपने को एक्स्ट्रा डेटा, ये दिया है ना डेटा, बस इसी डेटा का यूज करेंगे। ये डेटा इसीलिए तो दिया है, इस डेटा का यूज करेंगे। आपको मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला इसीलिए दिया गया है कि आप मेटल क्लोराइड के फॉर्मूला से मेटल आयन पता कर लें कितना चार्ज लेके बैठा है। जो चार्ज होगा आयन का वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। एक बात इसमें जरूरी क्या होता है कि भाई किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर उसका चार्ज तब होता है जब वहां रेडॉक्स चेंज ना होता हो। क्लियर हुआ बात इतना। यहाँ पर हमने वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू रख दिया, इक्विवेलेंट मास का वैल्यू पुट कर दिया, मोलर मास का वैल्यू आ गया। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। चलिए ये हो गया एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, बट जिसको कंसेप्ट आता है उसके लिए सिंपल है, जिसको कंसेप्ट नहीं आता उसके लिए बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए जल्दी से यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन नोट करते हैं।
इतना नोट करिए जितना दिखाई दे रहा है। वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। अब इसको नोट करिए जितना दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये नोट करिए। और अब ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्यों दिया गया है? वैलेंसी फेरर की जानकारी को बताने के लिए दिया गया है। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बोला गया है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार जल्दी से और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां बोला गया कि 10 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट गेट डिकम्पोज्ड इनटू मेटल ऑक्साइड एंड CO2 एट हाई टेम्परेचर। आगे बोला गया द मेटल ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ HCl एंड इट गिव 11.1 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्वेश्चन को थोड़ा सा दो अलग अलग रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि सर ये क्या करें अब यहाँ पर। कुछ डरना नहीं है, डरना मना है। यहाँ पर आपको बोला गया कि हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है, हमारे पास एक मेटल कार्बोनेट है। इसको हीट करने पर मेटल ऑक्साइड मिला। इसको हीट करने पर क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड मिला। फिर इस मेटल ऑक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर हमें मेटल क्लोराइड मिला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर हमें क्या मिला है? मेटल क्लोराइड मिला है। इस मेटल ऑक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर हमें मेटल क्लोराइड मिला है। और बोला गया है कि जो मेटल कार्बोनेट था वो कितना था? 10 ग्राम। और मेटल क्लोराइड कितना है? 11.1 ग्राम। और फिर पूछा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। एक्चुअल में दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, वो तो क्लियरली दिख रहा होगा। मेटल कार्बोनेट को हीट किया, इससे मेटल ऑक्साइड मिला। उस मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो मेटल क्लोराइड मिला। ये जो मेटल क्लोराइड मिला है उसका मास दिया है और मेटल कार्बोनेट का मास दिया है, मतलब दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। अब जरा यहां पर एक कंसेप्ट सीखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा एक रिएक्शन है A इज इक्वल टू B, ठीक है। फिर मैंने लिखा इस B को हमने किसी रिएजेंट C के साथ रिएक्शन कराया तो हमें प्रोडक्ट D मिला। अब जरा ध्यान समझिएगा। हाँ, ये हम यहां एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि A से मिलने वाला जो B है, A से जब B मिला है तो ये B पूरा 100% कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ, इस मान लीजिए यहाँ पर इसका 10 ग्राम था, इससे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसका 7 ग्राम मिला, तो इसका 7 ग्राम पूरा रिएक्शन करके इसका 11.1 ग्राम बना रहा है। ये हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ बोला नहीं है। मान लीजिए ऐसा होता
थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम करिए कि यहाँ पर इसका मेटल, यहाँ पर बी का, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि जो बी है इसका 7 ग्राम बनता और उस 7 ग्राम में से सिर्फ 3.5 ग्राम रिएक्शन करके यहाँ इसका 11.1 ग्राम बना रहा होता, तब हम क्वेश्चन को अभी इस डेटा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम क्या बोलेंगे, इसका 10 ग्राम रिएक्शन किया, ए का 10 ग्राम डिकम्पोज हुआ है जो भी हुआ, उससे बी का 7 ग्राम मिला, लेकिन 7 ग्राम में से पूरा डी में गया क्या रिएक्शन करके, नहीं गया, सिर्फ 3.5 ग्राम गया। तो हम बोलेंगे अच्छा जब ये पूरा 7 ग्राम गया होता, अगर ये कंप्लीट 7 ग्राम गया होता तो ये कितना होता, तो आप बोलते सर 3.5 ग्राम पर 11.1 ग्राम, तो 7 ग्राम पर कितना 22.2 ग्राम, वो तो सॉल्व कर लोगे ना। 3.5 ग्राम पर 11.1 ग्राम बना, तो 1 ग्राम पर 11.1 अपॉन 3.5 बन गया, तो 7 ग्राम पर कितना 11.1 अपॉन 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 7, वो तो कॉमन सेंस की बात है। और अब आप ये डेटा यूज करते हैं, क्लियर हुआ बात इतना। तो कभी भी क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है कि दिया क्या है। फिलहाल हमको जो क्वेश्चन दिया गया उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर चेन रिएक्शन का पार्ट है, मैं थोड़ा सा रिएक्शन को और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट को और कॉम्प्लिकेट करता हूँ ताकि आप कंसेप्ट परफेक्टली समझ सकें। मैंने बोला ए बी के साथ रिएक्शन किया, सी बनाया, सी किसी नए रिएजेंट डी के साथ रिएक्शन किया और पी बनाया, पी किसी नए रिएजेंट डब्ल्यू के साथ रिएक्शन किया और जेड बनाया। अब आपको डेटा जेड का दिया है और डेटा ए का दिया है, चेन रिएक्शन है तब भी आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड हर एक इंडिविजुअल रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट हो रहा हो। मतलब ऐसा नहीं होता हो कि सी का, मान लो यहाँ पर फिर से वही कहानी, ऐसा नहीं होता हो कि मान लो सी का यहाँ पर हमको 50 ग्राम मिला तो 50 ग्राम में से 30 ग्राम रिएक्शन में गया और 20 ग्राम बचा रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वे अपन एजम्पशन लेकर ही चल रहे हैं कि रिएक्शन कंप्लीशन में जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी, ए का इक्विवेलेंट सी के बराबर फर्स्ट रिएक्शन के लिए बोल सकते हैं। फिर सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, सी का इक्विवेलेंट पी के बराबर, इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ पी। फिर थर्ड रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, पी का इक्विवेलेंट डब्ल्यू के बराबर, तो इक्विवेलेंट ऑफ पी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डब्ल्यू। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ए का इक्विवेलेंट सी के बराबर होगा। इस रिएक्शन के लिए, सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं कि सी का इक्विवेलेंट पी के बराबर होगा। और ये थर्ड रिएक्शन, इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि पी का इक्विवेलेंट जेड के बराबर, सॉरी डब्ल्यू कहाँ से आ गया ये, जेड, पी का इक्विवेलेंट जेड के बराबर। अब अगर A इज इक्वल टू सी है, C इज इक्वल टू पी है और P इज इक्वल टू जेड है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू जेड है। क्लियर हुआ क्या? ये वैसा ही है जो मैथमेटिकल कंसेप्ट आप सब छोटा मोटा मैथमेटिकल कंसेप्ट बोलते हो। मान लो कहीं ऐसा लिखा है, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। ये ऐसा ही है जैसे आप बोलते हो, कहीं मान लीजिए कहीं लिखा है A इज इक्वल टू बी एंड A इज इक्वल टू सी, तो अंडरस्टूड है ना कि B इज इक्वल टू सी होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर A का वैल्यू B के बराबर है, A का वैल्यू C के बराबर, तो B और C तो इक्वल होंगे ही ना। तो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट होता है। बस होता क्या, एग्जामिनर कई बार ऐसा चेन रिएक्शन दे देते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला गया मेटल कार्बोनेट है, हीट किया तो डिकम्पोज होकर के मेटल ऑक्साइड दिया, मेटल ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन कराया तो मेटल क्लोराइड दिया, मेटल का इक्विवेलेंट मास बताइए। तो हम कहेंगे मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड के बराबर होगा फर्स्ट स्टेप में। फिर हम बोलेंगे इस मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मेटल क्लोराइड के बराबर होगा सेकेंड स्टेप में। फिर वही बात हो गई, A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू सी, तो A तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी है, A इज इक्वल टू, इसको A बोल देता हूँ,
देखो ध्यान से, A इज इक्वल टू बी है और ये B है, इस B इज इक्वल टू C है, तो ऑब्वियस है A और C तो इक्वल होंगे ना, बस वही कहानी है और कुछ नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, M कार्बोनेट लिख देता हूं मैं, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M क्लोराइड, मतलब मेटल क्लोराइड। अब क्या करें, अब यहां पर इसके आगे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूला, कौन सा लिखो, जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग लिखो। यहां क्या दिया, मास दिया ना, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो मास कितना है इसका 10, और इक्विवेलेंट मास क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ, यहाँ मेटल कार्बोनेट है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, या फिर यहाँ मेटल आयन भी लिख सकते हैं, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख देता हूं सीधा, CO3 2 माइनस, ये लिख दिया इधर, इक्वल टू मेटल क्लोराइड कितना लिया 11.1 ग्राम, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मास लिख दिया, मास ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड को क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल या फिर मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड आयन। ये यहां पर हमने डेटा रख दिया, कोई खतरनाक बात नहीं है। अब इसके बाद कार्बोनेट का और क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट के लिए कितना हो जाएगा 12 प्लस 48 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास, इक्वल टू 11.1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड कितना हो जाएगा 35.5 अपॉन 1, तो 35.5 ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 11.1 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30 इंटू 11.1 इक्वल टू 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5 इंटू 10। ठीक है, इसका कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर तुम ही कर दो, चलो देख लो यहाँ पर जल्दी से। 30 इंटू 11.1, तो पहले ऐसा इसको 0 हटाओ तो ये 111 हो जाएगा, 111 इंटू 3 कितना हो जाएगा 333, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 333, चलो लिख देता हूँ 333, और ये हो जाएगा 11.1 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ये हो जाएगा 355। अब 11.1 में से 10 इधर माइनस हो जाएगा तो 1.1 बचेगा, 11.1 में से 10 माइनस करो कितना बचेगा इधर 1.1, तो 1.1 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू 355 में से 333 माइनस कर दोगे तो 22 बचेगा। यहां से क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 1.1, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10, तो 22/10 2 इंटू 10 20 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ से कितना आ गया वैल्यू, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 20, और यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये अपना आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट से कितना इजीली सॉल्व हो गया।
ठीक है, चलिए अब जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करने के बाद सॉल्यूशन नोट करिए। चलिए जितना दिखाई दे रहा है उतना नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट करना ध्यान रखिएगा। अब इसे नोट करिए। और लास्ट में अब इसे भी नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड इक्विवेलेंट कंसेप्ट का होगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं फिर बोलता हूं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड होगा वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट का होगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। आपसे बोला गया है कि NaOH लिया गया और इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको पूरा रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं सीधा लिख देता हूं इक्वल टू प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ बात इतना? यहां पर देखिए बोला गया है कि NaOH का मोलरिटी कितना है 2 और H2SO4 का मास कितना है 0.49 ग्राम, और बोला गया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर NaOH इज रिक्वायर्ड, मतलब इसका वॉल्यूम कितना लगेगा ये पूछा है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखिए इस क्वेश्चन को लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन सबसे आसान सबसे इजी मेथड होगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज हुआ कंप्लीटली, मतलब ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से रिएक्शन कर चुके होंगे, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू, मैं यहां बैलेंसिंग में भी दिमाग नहीं लगा रहा हूं कि NaOH का कितना मोल और H2SO4 का कितना मोल, मुझे मतलब ही नहीं है, बैलेंस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व कर रहा हूं ना। अगर मैं मोल से सॉल्व करता, मोल का वैल्यू यूज करके सॉल्व करता, तब मुझे बैलेंस करना पड़ता, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी इक्विवेलेंट से, इसलिए मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ये लिख दिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सर इसके आगे क्या करें, तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए। यहां NaOH का मोलरिटी दिया गया है, वॉल्यूम पूछा है, H2SO4 का मास दिया गया है। तो मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसा एग्जामिनर डेटा देगा वैसा हम लिखेंगे। यहां पर हमें क्या दिया गया, मोलरिटी, तो हम क्या लिखेंगे, मोलरिटी इनटू, अब चलो इधर पहले लिख लेते हैं, इधर क्या दिया, मास दिया है ना, मास दिया है 0.49, तो पहले लिख देता हूं, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं ताकि जब रिवीजन करें तो आपको एक बार क्लिक कर जाए पूरा कंसेप्ट। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, किसका यहां पर लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का।
मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ऐसा लिखना पड़ेगा। इधर क्या लिखना पड़ेगा, अब देखिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये क्या देगा, ये इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा। ये क्या देगा, इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा। तो अगर इधर इक्विवेलेंट है तो इधर भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं चलेगा कि एक तरफ इक्विवेलेंट हो और दूसरी तरफ मिली इक्विवेलेंट हो। दोनों तरफ इक्विवेलेंट हो या फिर दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट हो। मिली मिली इक्विवेलेंट चलेगा, मिली इक्विवेलेंट चलेगा, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट चलेगा। लेकिन ये नहीं चल सकता कि एक तरफ आप लिख दीजिए इक्विवेलेंट और एक तरफ लिख दीजिए मिली इक्विवेलेंट, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलाना है चला लो, गलत आ जाएगा और क्या होगा, -1 मिलेगा, है ना। तो चलिए यहां पर क्या हो गया, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इससे क्या मिला इक्विवेलेंट, तो इधर भी इक्विवेलेंट चाहिए। अगर इक्विवेलेंट चाहिए तो वॉल्यूम को कौन सी यूनिट में लोगे, लीटर में कि मिलीलीटर में, सर लीटर में, क्योंकि अगर आपने मिलीलीटर में वॉल्यूम लिया तो आपको मोलरिटी से मल्टीप्लाई करने पर मिलीमोल और नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई करने पर मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, और हमें अभी इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या लिखेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये समझ में आ गया भाई। देखिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या हुआ, मोल हुआ, और मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट जिसको आता है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये कितना हुआ, मोल, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये पूरा टर्म क्या होगा, इक्विवेलेंट। ये किसके लिए हो गया अपना, ये किसके लिए हो गया, NaOH के लिए। अब इसके बाद फिर कुछ खतरनाक बात तो है ही नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, मोलरिटी कितना दिया 2, वॉल्यूम पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम आंसर ध्यान रखिएगा लीटर में आएगा, इनटू NaOH। NaOH है क्या, बेस। बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते, कितने OH माइनस दे सकता। अगर कोई रिएक्शन दे दिया तो फिर वहाँ चेक करेंगे कितने OH माइनस दिया। रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये समझेंगे कि भाई कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, तो जितना OH है सब दे दिया। या एसिड के केस में भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ तो एक ही OH माइनस है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया NaOH का, 1 इक्वल टू, इसका मास कितना दिया था H2SO4 का, 0.49 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, इसका मोलर मास कितना 98 और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना 2, एसिड है, एसिड कितना वैलेंसी फैक्टर रखेगा, जितना वो H+ दे सकता हो किसी रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया तो यही मानेंगे कंप्लीट H+ दे रहा होगा, तो 98/2 कितना हो गया यहाँ पर, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा H2SO4 का, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहाँ पर कितना लिख देंगे, डिवाइड बाई 49। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये 49.49 और 49 तो 1/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/100, और तो V लीटर आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, और 2 नीचे चला जाएगा तो 1/200 लीटर। तो ml में कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो V इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/200 इंटू 1000 इतना मिलीलीटर, 20 हो गया 10/2 5, तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 5 ml। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है। कोई भी रिएक्शन हो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है ना, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन यहां पर लिख लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 10 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ 0.2 मोलर NaOH solution. The volume of NaOH which is required to neutralize H3PO4 is 15 ml. Calculate molarity of H3PO4. क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जरा बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर बोला गया 10 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। कितना ml, 10 ml।
10 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज टाइट्रेटेड। बहुत से लोग टाइट्रेटेड टर्म देख करके ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये तो अपने बस की बात नहीं। अरे कुछ भी लिखे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है ना, सॉल्व हो जाएगा। टाइट्रेटेड लिखे, कुछ भी और लिख दे टर्म, डरो मत। हालांकि हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। टाइट्रेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइट्रेटेड टर्म देख के मत डरना कि क्या लिख दिया, बाप रे बाप कुछ भूत उत आ गया। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, डरना मना है। ध्यान ही मत दो क्या लिखा है, टाइट्रेटेड का क्या मतलब अभी पता ही नहीं, आगे सीख लेंगे। तो 10 ml ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ NaOH। तो NaOH के साथ इसको टाइट्रेट किया गया, रिएक्शन कराया गया। NaOH कितना लिया गया है, यहां पर बोला गया 0.2 मोलर। द वॉल्यूम ऑफ NaOH विच इज रिक्वायर्ड, the volume of NaOH which is required to neutralize H3PO4 is 15 ml। तो NaOH का वॉल्यूम भी दे दिया 15 ml। बस ऐसे सुंदर तरीके से प्यार से डेटा लिख लीजिए। ठीक है, एक बात जान लीजिए, जब भी अभी कभी भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि अप्रोच कैसे करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने क्लास के 7th 8th स्टैंडर्ड को याद करिए। आप वहां कैसे लिखते थे, कोई क्वेश्चन आता था, आप लिखते थे गिवन, फिर आप लिखते थे अच्छा ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ठीक है। फिर आप उसमें वो भी लिख देते थे क्या पूछा गया, फिर आप दिमाग लगाते अच्छा ये दिया गया, ये जो भी डेटा देता था ये दिया गया, इस और ये पूछा गया, तो क्या इनके लिए कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, आप वो ऐसा सोचते थे और आपको फिर कैलकुलेशन आ जाता था। तो अगर आपको कभी समझ में नहीं आए कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो आप अपने बचपन में चले जाइए। अभी भी आप बचपने में ही हैं, लेकिन और बचपन में चले जाइए और फिर सोचिए कि वहां पर हम कैसे करते हैं। हम लिखते थे गिवन, ये दिया गया, ये पूछा गया, तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कंसेप्ट लगाएंगे। हालांकि उस टाइम पे कंसेप्ट क्या होता समझ में नहीं आता था, फॉर्मूला ही समझ में आता था। वो जब बड़े होते हैं तो हमको समझ में आता है कि कंसेप्ट लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, फॉर्मूला नहीं, है ना। दिमाग लगाना चाहिए आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया गया H3PO4 का 10 ml है, NaOH के साथ इसको न्यूट्रलाइज किया गया, टाइट्रेट करा दिया गया। NaOH का 0.2 मोलर है और इसका वॉल्यूम जो लगा है 15 ml है। और आगे पूछा गया कैलकुलेट मोलैरिटी, देखिए कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H3PO4। H3PO4 का आपसे मोलैरिटी पूछा गया है, मतलब M, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा लो सीधा सीधा। इधर मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट्स लिख दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख भी लोगे कि क्या क्या बना, उससे आपको नोबेल प्राइज नहीं मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अगर हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जब रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों बिना मतलब प्रोडक्ट वगैरह लिख के टाइम बर्बाद करें अपना, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पर H3PO4 है, इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। लिख दिया सर। अब देखिए यहां क्या दिया गया, यहां तो मोलरिटी पूछा गया और वॉल्यूम दिया गया। ध्यान से देखिए, यहां पर वॉल्यूम ml में दिया गया, यहां पर भी वॉल्यूम ml में दिया गया, ml में दिया गया है। तो आप सोचिए मोलरिटी को जब आप वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिली मोल मिलेगा। क्या मिलेगा, मिली मोल। यहां पर भी ऐसे मोलरिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मिली मोल मिलेगा, और उन मिली मोल्स को जब उनके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। भाई हम पहले से जानते हैं कि जब हम मोलरिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिली मोल मिलेगा, और इस मिली मोल को जब हम वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। ये हम कहानी पहले से जानते हैं। तो जब वॉल्यूम ml में दिया है तो ज्यादा करेक्ट क्या रहेगा, मैं यहां ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं सर, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा लिख दूं
मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि एक्चुअल में हम मिली इक्विवेलेंट से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए यहां लिखते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ये क्या हुआ सर? ये तो अभी मिली मोल हुआ, मैंने कल सिखाया था आपको। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल। मिली मोल को वैलेंसी फेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिली इक्विवेलेंट बन जाएगा। किसका सर? H3PO4 का। दूसरी तरफ कौन है? NaOH। यहां क्या लिखेंगे? मोलरिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH इन ml इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर। ये पूरा डेटा NaOH का है, तो मोलरिटी इंटू VML, मिली मोल, मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स को हमने बराबर कर दिया। देखिए अगर आप कंसेप्ट जानते थे सब कुछ डराएगा नहीं, आप कुछ भी डराने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं जानते तो ये सब देख के डर जाएंगे आप। चलिए आगे डेटा पुट करते हैं। यहां पर इसका मोलरिटी H3PO4 का बताना है, वॉल्यूम कितना दिया? 10 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर। जब आपने क्वेश्चन को रीड तो इस पूरे क्वेश्चन के साथ कोई रिएक्शन दिया गया क्या? कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई रिएक्शन दिया क्या? नहीं दिया। तो जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो हम यही एज्यूम करेंगे कि H3PO4 NaOH के साथ कंप्लीट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरी तरीके से रिएक्शन कर रहा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो फिर H3PO4 के पास कितने ऐसे H+ हैं जो ये रिप्लेस कर सकता है, मतलब या फिर इसके H+ को बेस हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है? तो सर H3PO4 के पास 3 रिप्लेसेबल H+ हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। और NaOH के पास, NaOH बेस है, इसका एक रिप्लेसेबल OH- है। तो यहां पर हम लोग वैलेंसी फैक्टर का डेटा लिखेंगे, भाई H3PO4 3 रिप्लेसेबल H+ रखता है, कोई रिएक्शन तो दिया नहीं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर H3PO4 है वो पूरी तरीके से अपने H+ को रिएक्शन के लिए दे रहा है। इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3 इक्वल टू NaOH का मोलरिटी कितना दिया था? 0.2 मोलर NaOH दिया था और वॉल्यूम 15 ml दिया था। तो मोलरिटी हो गया 2, वॉल्यूम हो गया 15 और NaOH बेस है, बेस का वैलेंसी फैक्टर उसका रिप्लेसेबल OH-, यहाँ पर एक रिप्लेसेबल OH-, तो वैलेंसी फैक्टर उसका 1 हो गया, रख दिया वैल्यू। एक ही नॉन डेटा है, कौन सा? मोलरिटी का। तो 15 × 2 30, 10 × 3 30, 30/30 1। तो मोलरिटी कितना आ गया? H3PO4 का 1 आ गया। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां मोलरिटी इसका लिखा है ब्रैकेट में 0.4 मोलर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.2 नॉर्मल, 200 ml फॉस्फोरिक एसिड। जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पहले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH प्लस विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.2 नॉर्मल 200 ml फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब आप पहले यहां पर आगे कुछ भी लिखने से पहले ये सोच लीजिए कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा। मोल की मदद से सॉल्व करूंगा या मैं इक्विवेलेंट की मदद से सॉल्व करूंगा। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए अपने मन में कि मैं यहां मोल की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं या इक्विवेलेंट की मदद से। मान लीजिए आपने ऐसा मन में बना लिया कि मैं इसको इक्विवेलेंट की मदद से सॉल्व करूंगा, तो फिर यहां रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है और यहां पर प्रोडक्ट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ बात? इतना कि क्या बनेगा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा, सीधा रिएक्टेंट्स लिख देते हैं। इनको बैलेंस भी नहीं करेंगे अपन, बैलेंसिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है ना। उस लोग बैलेंस करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, पता चला बैलेंस करने से कुछ फायदा हुआ नहीं। तो मान लीजिए बैलेंसिंग में आपने 1 मिनट बर्बाद किया, तो 1 मिनट तो बर्बाद हुआ ना आपका। 1 मिनट मतलब समझते हैं आप, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन और बायो के 2 क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक है ना। उस 1 मिनट में आप केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन कर सकते हैं कम से कम,
बायो का एक क्वेश्चन, बायो के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं और फिजिक्स का 1 क्वेश्चन कर सकते हैं, इन तीनों पार्ट में से कुछ भी, है ना। ये मसलन अच्छा फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री का 1, बायो के तो 4 क्वेश्चन कर लेंगे, तो भी भगवान हो जाओगे तुम। क्लियर हुआ बात इतना? तो 1 मिनट भी अगर बचा तो वो भी बहुत है। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया 0.4 मोलर और पूछा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका वॉल्यूम पूछा है, विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.2 नॉर्मल, यहां पे इसका नॉर्मेलिटी दिया गया और वॉल्यूम दिया गया इसका 200 ml। क्लियर हो गया बात इतना? अब क्या करें हम? इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओ, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओ। तो आप क्या बोलेंगे? आप यहां पर कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ, अच्छा एक बार फिर देख लो, यहां वॉल्यूम किस में दिया है? ml में दिया है। यहां वॉल्यूम किस में दिया है? ml में दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहां वॉल्यूम ml में दिया है। तो यहां पर आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, भाई लीटर में वॉल्यूम देगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। ml में दिया होगा और नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। तो यहां हमें मिली इक्विवेलेंट मिलने वाला ना, हम मिली इक्विवेलेंट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये हो गया। अब क्या करूंगा? ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया? मोलैरिटी दिया, मोलैरिटी। अब यहां मैंने मिली इक्विवेलेंट लिखा है, तो वॉल्यूम किस में लूंगा? ml में, तो V इन मिलीलीटर। लेकिन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इससे तो मिली मोल मिलता है और हमें इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट चाहिए। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इससे मिली मोल मिलेगा। इस मिली मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास मिली इक्विवेलेंट आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्वल टू, यहां नॉर्मेलिटी दिया गया, यहां क्या दिया गया? नॉर्मेलिटी। हमने क्या सीखा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मिली इक्विवेलेंट देता है। ये किसका आ गया? H3PO4 का। कुछ समझे क्या कंसेप्ट? नॉर्मेलिटी दिया था तो नॉर्मेलिटी इंटू VmL कर दिया, मिली इक्विवेलेंट आ गया। मोलैरिटी दिया था तो मोलैरिटी इंटू VmL कर दिया तो मिली मोल आया। मिली मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मिली इक्विवेलेंट आया। क्लियर हुआ बात इतना? तो मैंने यही सिखाया आपको, इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसा एग्जामिनर डेटा देगा वैसा हम यूज करेंगे। जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। यहां पर एग्जामिनर ने NaOH का मोलैरिटी दिया था और H2SO4 का मास दिया था। तो हमने क्या किया? इसमें मोलैरिटी से लिखा इक्विवेलेंट और यहां मास दिया था तो मास से लिखा इक्विवेलेंट। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी से इक्विवेलेंट का डेटा लिखा और यहां मास दिया था तो मास अपॉन इक्विवेलेंट, मास से हमने वह डेटा लिखा। तो जैसा देगा वैसा लिखेंगे। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा? मोलैरिटी का डेटा कितना है? 0.4 मोलर। ये कितना है? 0.4 मोलर। तो 0.4 इंटू वॉल्यूम तो पता ही करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कोई रिएक्शन तो दिया नहीं कि वहां चेक करें जाके कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस दे रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, रिप्लेसेबल OH माइनस देखोगे 2 OH माइनस दे सकता है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, यहां नॉर्मलिटी कितना दिया गया? 0.2 और वॉल्यूम कितना है? 200 ml। हो गया। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, ये 0.2 0.4 कैंसिल है, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4, 200/4
तो VmL कितना आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा 50, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 50 ml। ये अपना आंसर आ गया। हम यहाँ एक्चुअल में दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं कि एसिड बेस का रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो ना, हम यहाँ दिमाग लगा रहे हैं इक्विवेलेंट सेम होगा, ठीक है ना। हाँ, वैलेंसी फिर अगर चेक करना पड़े तो वहाँ जरूर ध्यान देना कि रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर नॉन रेडॉक्स है, क्योंकि एसिड के लिए रिप्लेसेबल H+ का नंबर, बेस के लिए रिप्लेसेबल OH- का नंबर, सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज का वैल्यू, आयन के लिए उसका चार्ज का वैल्यू, उसका वैलेंसी फैक्टर तब होता है जब रेडॉक्स रिएक्शन ना हो। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कहाँ तक हमने नोट किया है, यहाँ से नोट करना है। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए पहले। अब सॉल्यूशन नोट करिए, जितना दिखाई दे रहा है उतना वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए इतना नोट करिए जितना दिख रहा है। और ये नोट कर लीजिए लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। अब जितना सॉल्यूशन दिख रहा है उतना नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, और ये नोट कर लीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन नोट करिए, जितना दिख रहा है उतना नोट करिए पहले। अब उसके आगे का नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।